देश दुनिया में कहा जाए तो कोरोना महामारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हमारा देश भी चौथे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है, किस तरह की तैयारी है? हमारे साथ हैं मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि 3 लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है और मंडी प्रशासन ने भी बहुत अच्छा किया है। हमें अर्थव्यवस्था को भी सुधारना है, लोगों में भय का माहौल जो पैदा हो गया है उसे भी कम करना है, साथ में कहीं ना कहीं सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी चुनौती है मंडी जिला प्रशासन के लिए ये? जो हम देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन जिस तरह से हमने सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया, उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। इतना हमारे पास समय मिला है कि हमारी जो व्यवस्था है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसको हम ठीक से देखें, उसकी तैयारियां हम ठीक से देखें, व्यवस्था भी पूरी तरीके से है। और आज के दिन में हम जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, उनको डील करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रिपेयर्डनेस है और हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। और धीरे धीरे से, जैसे पहले पूरा लॉकडाउन था जिसमें कि बिल्कुल मूवमेंट अलाउड नहीं थी, फिर अब माइग्रेंट्स की मूवमेंट कुछ अलाउ की है, जो स्टैंडर्ड है उनको वापस लिया जाए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हमारे ज़िले में भी है, उनको भी अगर रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए, उनको फ्री तरीके से काम करने दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है अपनी कमाई भी कर पाएंगे और फिर ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे से लॉकडाउन 1 से लेके अब तक वी हैव सीन अ ग्रेजुअल रिलैक्सेशन जो दिया है सरकार ने, और एक पॉजिटिव दिशा में लोगों को जहाँ एक तरफ लॉक करके अवेयर किया है कि वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस डिजीज़, क्या करना है क्या नहीं करना है, और धीरे धीरे से रिलैक्सेशन दिया है ताकि लोग विद नेसेसरी प्रिकॉशंस हम आगे बढ़ सकें। ठाकुर साहब, हम प्रवासी मजदूरों की पहले बात करते हैं। जिस तरह से हम देश में देख रहे हैं कि मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर आगे बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिमाचल की कृषि, बागवानी इन प्रवासी मजदूरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। प्रवासी मजदूर वापस ना जाएं और उसमें विश्वास उनमें बना रहे कि वे अगर हिमाचल प्रदेश में रहेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। जो प्रशासन है उनकी देखरेख करेगा, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है? इसमें जब से लॉकडाउन लास्ट वीक ऑफ मार्च में पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया, तो सबसे पहले हमारे लिए यही चैलेंज आया है कि जो लोग डेली वेज अर्नर्स हैं, जो दिन की कमाते हैं उसी के खाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए फर्स्ट वीक में ही हमने एक थॉरो सर्वे पूरे ज़िले का किया, जिसमें कि कितने ऐसे लोग हैं, और ज़िला मंडी में ये आंकड़ा 30,000 से ऊपर है जो कि माइग्रेंट्स हमारे पास यहाँ पर है और जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि कोई एक्टिविटी परमिसिबल थी नहीं, तो हमने सभी को राशन, ड्राई राशन प्रोवाइड किया, उनको फूड किट्स प्रोवाइड किए, 4 की फैमिली के लिए 10 दिन के लिए राशन प्रोवाइड किया है, उसके बाद में टॉपअप्स दिए हैं, और लगभग 3-4 राउंड्स में हमने सभी को कवर किया है। उसके साथ ही जब 20 अप्रैल की रिलैक्सेशंस आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद हमारे ग्रामीण एरिया में सभी एक्टिविटीज़ खुल गई, और साथ ही जो शहरी एरिया में हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिला। जो लेबरर्स थे छोटे छोटे काम में वो लग गए और उनकी अपनी कमाई जो है वो शुरू हो गई। जैसे ही वो कमाई शुरू हो गई, उसके बाद में वो भी थोड़े कंफर्टेबल फील कर रहे थे और उसके अनुसार यहाँ पर वो रह भी रहे थे। तो प्रशासन की तरफ से जब पहले चरण में पूरा सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया गया, सब्सिक्वेंटली वो उनको जो रोज़गार के जो उनके जहाँ साधन थे वहाँ पर उनको लगाया गया ताकि वो अपनी कमाई खुद कर सके। तो इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो प्रवासी है वो अलग टाइप के हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनका काम हो चुका था, जो सीजनल आते हैं सीजनल चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो यहाँ पर रुके रहें, तो उनमें ज़्यादा उत्सुकता थी अपने घर जाने के लिए, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई काम नहीं था। तो वो लोग सबसे पहले हमारे यहाँ से जाने के लिए उत्सुक थे और उनको फिर हमने सपोर्ट भी किया था वापस जाने के लिए। पर दूसरे जो लोग हैं जो अधिकतर यहाँ पर रहते हैं, थोड़े समय के लिए अपनी फसल वगैरह काटने के लिए वापस जाते हैं, वो लोग हमारे साथ ही हैं। कुछ लोग उनमें से फसल की वजह से जाना चाह रहे हैं, अपने घर गाँव जाना चाह रहे हैं, जो उनके लिए नॉर्मल रूटीन है, हर साल वो जाते हैं, तो वही लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं। बाकी लोगों को हमने मोस्टली यहाँ पर एंगेज कर दिया है और उनको रोज़गार यहाँ पर मिल रहा है।
एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये मेरा अपना अनुभव है कि प्रवासी मजदूर तो खाने के लिए उनके यहाँ अगर खाना ना हो, अनाज ना हो, राशन ना हो तो प्रशासन का कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटा देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे गरीब हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो खुददारी जिसकी हम बात करते हैं वो रोके रखती है कि वो प्रशासन के दरवाजे पे जाएं, वहाँ अपना दुखड़ा सुनाएं। क्या ऐसे लोगों की सुनवाई प्रशासन कर रहा है? इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया तो हमने वेट नहीं किया कि कोई हमारे ऑफिस में आएगा या हमारे पास आएगा। इनफैक्ट तब माहौल भी ऐसा था कि कांटेक्ट कम से कम इंश्योर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये कोशिश थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, दूर रहने की बात थी, घर में रहने की बात थी। तो इस कड़ी में प्रशासन प्रोएक्टिवली हमने हर पंचायत में, पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, एमसी एरियाज के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनसे मिलकर सभी जगह हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे साथ है, पटवारी है, उनके माध्यम से एक्सटेंसिव ये सर्वे किया और प्रोएक्टिवली हम उन तक पहुंचे हैं टू फाइंड आउट कि किसका कौन जो है परेशानी में है, और इसकी एक थोरो मैपिंग की गई है। उसके बाद उनको जो है हमने राशन प्रोवाइड किया है। तो किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि वो हमारे पास आए या हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स रेज करें। हमने प्रोएक्टिवली उन तक पहुंचा है। उसके बाद जब हमने 1-2 राउंड्स में कवर कर लिया, फिर हमने हमारे नंबर्स जो है वो ज़्यादा पब्लिसाइज किए कि इसके बावजूद भी अगर कोई छूट गया हो हमसे, जो हम तक नहीं पहुंच पाया हो, तो उसके पास भी हम पहुंचने की कोशिश करें। तो ये हमारा प्रयास रहा है और खुशी की बात है कि हम सभी को कवर कर पाए। और ऐसी हमारे इस पूरे लॉकडाउन के जब स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो रहा था तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई कि जिसमें कोई व्यक्ति उसको खाना नहीं मिल रहा हो या भूखा सो रहा हो। तो ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर जिला मंडी में नहीं आई। कोरोना महामारी जो है उसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से राज्य से बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, हिमाचल के लोग जिनको हम अलग अलग सुविधाएं देके बुला रहे हैं, ऐसे में लोगों में ये विश्वास रहे कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो उन्हें संक्रमित नहीं करेंगे। और सरकार की तरफ से क्या प्रयास हैं कि ऐसे लोग होम क्वारंटाइन में चाहे रखे जाएं, चाहे हम कहें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे जाएं, उनमें एक भय का माहौल पैदा ना हो। दूसरी बात कि वे क्वारंटाइन का पालन करें। इसमें जो देश में विदेश में जो देखा गया है कि क्वारंटाइन सबसे इफ़ेक्टिव टूल है इस संक्रमण को रोकने के लिए। तो बाहर से जितने भी लोग आते हैं, जिनको फैसिलिटेट भी किया जाता है यहाँ पर आने के लिए, उन सभी को यहाँ पर क्वारंटाइन में हिमाचल में रखा जाता है। फैसला नीतिगत लिया गया है कि जो भी रेड जोन से आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जो बाकी जोन से आएंगे उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। होम क्वारंटाइन शब्द ही हमारे लिए नया था और इस कोरोना वायरस की बीमारी के बाद ही लोगों को पता चला है। पर जो मार्च से ये जो प्रक्रिया पूरी शुरू हुई है, अब मई में जब हम पहुंचे हैं तो अब लोग काफ़ी जागरूक हैं। पंचायतों में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पंचायत हर व्यक्ति जो उनके पास आ रहा है उसको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। लोग भी जो बाहर से आ रहे हैं उनके तरफ से भी हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। वो पहले ही हमें सूचना दे रहे हैं कि हम अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं हम उनको अफेक्ट नहीं करना चाहेंगे, हम कहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पंचायत स्तर पे हम रहेंगे। तो पॉजिटिव रिस्पांस हमें दोनों तरफ से आया है। जहां पंचायत है वो भी इन लोगों को एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो स्वयं ही अपने आप को होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रहे हैं। तो जब खुद की ओनरशिप है इसमें तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि उसमें कोई वायलेट करे या कोई उसमें स्ट्रिक्ट निगरानी रखने की आवश्यकता पड़े। पर पंचायत में और शहरी एरिया में हमने काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस ऑफिसर भी डिप्लॉय किए हैं टू एंश्योर कि एवरीबडी इज अंडर स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। पर मुझे पूरा माहौल जो यहाँ पर लगा है एक फेवरेबल माहौल है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन में रख रहे हैं। और उन लोगों की जो परेशानी हो रही है, क्योंकि जिला मंडी में हमने ये फैसला भी लिया है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर होम क्वारंटाइन में आता है तो पूरे घर के बाकी सदस्य हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी घर में ही रहेंगे। एज अ रिजल्ट उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो राशन है, मेडिसिन हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो गाँव वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि जहाँ पर कोई जिन्होंने पशु रखे हैं वो पशुओं के लिए चारा भी गाँव वाले लेके आ रहे हैं और घर वालों को दे रहे हैं।
जहां हमारे पास पॉजिटिव केस आया था वहां की उनकी फसल खड़ी थी, उस फसल की कटाई भी गांव वालों ने की है और उनके घर पे आके दे दी है। तो इस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी ये समझ गई है कि हमें क्वारंटाइन रखना है, क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव आएंगे उनको हम डील करेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे और आइसोलेशन के माध्यम से ही हम इस संक्रमण को, इस बीमारी के संक्रमण को हम रोक पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और ओवरऑल जो जिला मंडी में जो सपोर्ट जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से आया है, हम सब मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ने में कामयाब हो पाए हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया उस युवक का जिसकी मृत्यु यहाँ आईजीएमसी में हो गई थी। हालांकि हम सब उस घटना को जानते हैं कि किस तरह से वहाँ के गांव के लोगों ने उसकी फसल को काट कर उसके घर तक पहुँचाया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये जो पूरा घटनाक्रम है हमारे दर्शकों को सुनाएं और एक उदाहरण पेश जो गाँव वालों ने किया है वो जो एक्सपीरियंस है वो बाकी प्रदेश की जनता के साथ भी बांटें। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक सरकाघाट एरिया में एक पॉजिटिव केस आया था। व्यक्ति काफ़ी बीमार अदरवाइज़ भी था और जब पॉजिटिव आया तो उसको रेफ़र किया गया था क्योंकि वो इमरजेंसी में हमारे हॉस्पिटल्स में आए थे और उसके बाद उनको आईजीएमसी में शिफ्ट किया गया था क्योंकि किडनी वगैरह की भी उनको थोड़ी बीमारी थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी उसमें डेथ हो गई। साथ ही साथ उनकी जो माताजी थे वो भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए थे क्योंकि वो उन्हीं के साथ थे। तो वहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव केस आया तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, तो उनकी पंचायत, उसके बगल की पंचायत, 2 पंचायतों को कंटेनमेंट जोन हमने डिक्लेयर किया और उसके अगल बगल की पंचायतें थी उसमें हमने उसको बफर जोन डिक्लेयर किया। अब कंटेनमेंट जोन जब डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है, ना तो कोई इनग्रेस आउटग्रेस उस एरिया से होता है। तो ऐसी कड़ी में, ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने घर में ही रहते हैं। हमने 2-3 दिन जो हमारा सर्वे होता है, आशा वर्कर्स और जो हमारी टीम्स बनी है उन्होंने घर घर जाके सर्वे किया कि और कोई व्यक्ति उस कंटेनमेंट जोन में ऐसा तो नहीं है जो कि लक्षण दिखा रहा हो या उसमें कोई बीमारी के कोई इस तरह से लक्षण हो। तो जब सर्वे होने के उपरांत हमने पाया कि सब स्थिति नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन जो है वो कंटेनमेंट जोन में ही दी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने का किसी को ऑप्शन नहीं था। जहाँ तक परिवार की बात है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उनको भी बाहर मूव करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, उनको भी स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा गया था और सभी परिवार के सदस्य जो इसमें उनके पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स थे। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर नहीं निकल सकते थे, ना ही वो अपनी खेत में अपनी जो गेहूँ की फसल है वो मैच्योर हो गई थी और उसका काटने का समय हो गया था, वो वहाँ पर नहीं जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो गांव के वार्ड के बाकी मेंबर्स हैं, बाकी लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने उनके बिहाफ पे कटाई की, उनके जो खेत में जाके पूरी फसल की कटाई की और कटाई करने के बाद वो जो पूरा है वो उनको प्रोवाइड कर दिया, उनके घर द्वार पर उनको छोड़ दिया। तो ये एक उदाहरण है। इस तरह से हमारे ज़िले में और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि कम्युनिटी ने, जो परिवार अफेक्टेड है, क्योंकि कौन व्यक्ति अफेक्टेड होगा कौन नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे में कम्युनिटी को इसको देखना चाहिए कि हम इस भावना से ना देखें किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति बाहर से आया है, ये व्यक्ति यहाँ पर बीमारी फैलाने वाला है, संक्रमित है, इस तरीके ऐसी भावना ना रखते हुए, क्योंकि इस बीमारी से पूरे विश्व जो है वो लड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति इसमें संक्रमित हो सकता है। संक्रमित होने के बाद मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं, बस उनको आइसोलेशन करने की आवश्यकता है ताकि उसको स्प्रेड ना हो। और आइसोलेशन के लिए क्वारंटाइन सभी लोग जान गए हैं कि क्वारंटाइन रखना है। तो ऐसे में कम्युनिटी उसमें उसको अप्रिशिएट कर रही है। कम्युनिटी कह रही है कि आप प्लीज़ जो बाहर से आए आप अपने घर में रहिए, हम आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करके देते हैं, चाहे वो आपके पशुओं के लिए चारा की बात हो, चाहे आपके फसल की बात हो, चाहे आपके रोज़मर्रा के जो ग्रोसरीज की बात हो, दूध की बात हो, वो हम आपके घर द्वार पर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप कृपया बाहर ना निकले। तो इट वर्क्स बोथ वेज कि लोग भी घर में रहेंगे, जो बाहर से आए हैं वो घर में रहेंगे, अपने आप को क्वारंटाइन करके रखेंगे और बाकी के जो लोग हैं पंचायत के लोग वो उनकी सहायता करेंगे, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये वैसे भी क्वारंटाइन पीरियड सिर्फ 14 दिन का है, तो मेरे ख्याल से 14 दिन इस तरह की व्यवस्था हम अगर करें तो बीमारी को संक्रमण जो फैलने से काफ़ी हद तक हम रोक पाएंगे। ठाकुर साहब, आपने बात की कि बहुत जगह पर जो है कम्युनिटी आगे आई। मुझे एक ऐसा उदाहरण भी पता है जहां पर एक महिला मनरेगा के अपना जो दिहाड़ी है उसको
पीएम केयर फंड या फिर जो है चीफ मिनिस्टर केयर फंड में देने के लिए आपके यहाँ पहुंची। बहुत सारे और भी उदाहरण आपके सामने आए होंगे, अगर आप कुछ का जिक्र करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब ये बीमारी फैलने लगी और यहाँ पर अलर्टनेस आ गई, हमने लॉकडाउन घोषित किया, तब हमने अपील की थी हमारे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कि जो भी दानी सज्जन है वो हमें हेल्प कर सकते हैं, चाहे मॉनेटरी बेनिफिट से हेल्प कर सकते हैं या राशन या बाकी चीज़ों से भी हेल्प कर सकते हैं। जिला मंडी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बढ़ चढ़कर इन्होंने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया। रेड क्रॉस काफ़ी एक्टिव है जिला मंडी में, तो पहले से ही हमारे पास एक व्यवस्था थी कि हम लोगों को हेल्प कर पाए और लोगों का विश्वास था इस व्यवस्था में, लोगों ने हमें सपोर्ट किया। साथ ही साथ लोगों ने सीएम रिलीफ फंड में, जो कोविड का फंड है, पीएम केयर, सभी जगह पर बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट किया। एक उदाहरण ऐसे भी अभी रिसेंटली मेरे सामने आया कि कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने अपना कोई रामायण का पाठ वगैरह के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो वो भी पैसे, क्योंकि आज के दिन में कोई सोशल गैदरिंग हो नहीं रही है, तो उन्होंने पूरे के पूरे पैसे पीएम रिलीफ फंड में उसको दे दिए हैं। तो बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं। छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है, जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी कि लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए पहले हमारे पास काफ़ी शॉर्टेज थी, हमें पता नहीं था इस बीमारी से कैसे इसको लड़ना है। पर अब लोगों के सपोर्ट के माध्यम से हम राशन भी प्रोवाइड कर पाए जिनको ज़रूरत है। कुछ जो मेडिकल की चीज़ें हैं वो भी, सैनिटाइजर्स की बात है, चाहे मास्क की बात है, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे से हम पब्लिक में प्रोवाइड कर पाए, पंचायत लेवल पे प्रोवाइड कर पाए, और अब हम काफ़ी हद तक हमारी तैयारी है कि हम इस बीमारी से हम डील कर पाते हैं। ठाकुर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो है चौथे लॉकडाउन के दौर में पहुँच गए हैं। हमने सीख लिया कि हम इस कोरोना महामारी से कुछ चीज़ों को अपनाकर बच सकते हैं, जैसे लगातार हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी में रहने ही वाला है और लंबे समय तक शायद रहेगा, जब तक कोई ना कोई वैक्सीनेशन इसकी तैयार ना हो जाए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं देखती हूँ सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि जो डर आदमी के मन में हम डल गया है कि कोरोना हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उस डर को दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे में, क्योंकि मैं जब लगातार लोगों से बात करती हूँ तो लोग इतने डरे हुए हैं, बाहर निकलने से डर रहे हैं, अपनी आम जो जीवनचर्या है उसको करने से डर रहे हैं। इस डर को खत्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक उपलब्ध करवाई जाए कि अब हम चौथे चरण में हैं और ये अगर हम प्रिकॉशंस अपनाएंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। इसके लिए जो है प्रशासन की क्या तैयारियां हैं कि अब पूरी तरह से पूरी जनता को जागरूक किया जाए? इसमें हमने लोगों को अवेयरनेस के दृष्टि से काफ़ी इसको पब्लिसाइज़ किया है, चाहे वो पंचायत लेवल पे, पंचायत के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरीके से माध्यम से। जैसे आपने ठीक कहा कि इसके बचाव के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, और हर व्यक्ति अगर इन 3 चीज़ों को इंश्योर करे तो वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकता है। जिसमें सबसे पहले फेस कवर की बात है, अपना मुंह ढक के जब भी बाहर निकले मुंह ढक के जाना है। दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग की है कि 2 गज की दूरी सभी लोगों से रखनी है। अगर ये हमें एक हमारी मानसिकता वैसी बनानी पड़ेगी कि हमें कहीं पर भी बाहर निकलें तो हमने 2 गज की दूरी बना के रखना है। और तीसरा है, जब भी हम घर पहुँचे बाहर से तो अपने हाथ धोने हैं। ये 3 चीज़ अगर कोई भी व्यक्ति करता रहे, सभी व्यक्ति करते रहे, तो किसी को भी जो है इस तरह से इस बीमारी से संक्रमित नहीं होंगे। हमने ये भी केसेस देखे हैं कि जहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं उनसे जिन लोगों ने भी डीलिंग की है, अगर इन बेसिक चीज़ों से डीलिंग की है तो वो भी कोई संक्रमित नहीं हुआ है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जो भी हमारे पास पॉजिटिव केस है उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब लोगों ने उन व्यक्तियों से मास्क पहनकर दूरी बनाकर डीलिंग की है। जो पूछताछ करनी है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्होंने मास्क पहनकर दूरी बना के उनसे पूछताछ की है, अपने हाथ बार बार धोएं, और एज अ रिजल्ट हमारे कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर्स या बाकी अन्य लोग इससे संक्रमित नहीं हुए हैं। ये लोगों को हमने समझाने के प्रयास किए हैं, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से हो और जो भी साधन हमारे पास है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से हो, सभी तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है।
इसमें अगर बीमार व्यक्ति आपके बगल में भी हो तो भी आपको कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप सभी से 2 गज की दूरी और फेस कवर पहन के अगर चलेंगे तो आप इसे सुरक्षित रह सकते हैं। ठाकुर साहब, एक और बात, जब सरकाघाट के उस युवक की मृत्यु हुई तो उसके संस्कार को लेकर काफ़ी राजनीति भी हमने देखी। WHO के कुछ गाइडलाइंस हैं, इसी तरह जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं लोगों को इस बारे में समझाने के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि अब जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका कोरोना वायरस टेस्ट करना ज़रूरी हो गया है। ऐसे में समाज को उस पूरी गाइडलाइंस के बारे में समझाना किस तरह से, और हॉस्पिटल स्टाफ को खास करके, ताकि वो संक्रमित ना हो, दूसरी बात कि किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बारे में क्या आप जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उसमें प्रोटोकॉल बड़ा क्लियर है। जहाँ तक जो व्यक्ति है उसको बॉडी बैग में इस तरीके से उसको सील किया जाता है डेथ के उपरांत, और बाकी प्रक्रिया जो अंतिम संस्कार की है वो नॉर्मल प्रक्रिया कहीं पर भी हो सकती है। इसमें किसी को डरने की बात नहीं है। तो भी हमारे जो लोग उनको डील करते हैं उसमें थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। कुछ किट्स भी पहन के हमारे लोगों ने काम किया है और एक व्यवस्थित तरीके से जो अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जानकारी के दृष्टि से अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु होती है तो उसमें भी जो डॉक्टर्स हैं उनके पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि व्यक्ति के डेथ के बाद बॉडी का कैसे उसको करना है, उसको कैसे सैनिटाइज करना है, किस तरीके से उसको बॉडी बैग में रखना है, बॉडी बैग को कैसे सैनिटाइज करना है, और उसके बाद में वो जो परिजन है उनको बॉडी हैंडओवर की जाती है और वो अपना नॉर्मल अंतिम संस्कार जो इसे कर सकते हैं। इसमें बहुत और कोई खास प्रोटोकॉल है नहीं, क्योंकि वंस अ पर्सन इज़ नो मोर। जैसे जो कोई लाइव व्यक्ति है जिसके हम दूरी की बात कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी से लाइव व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें फैलने की संभावना नहीं है। तो हम नॉर्मल तरीके से जो दूरियां बना के उस तरह से हम उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न रहेगा, चौथे लॉकडाउन में किस तरह की चुनौती आप देखते हैं, खास करके अगर मंडी ज़िले की हम बात करें तो? इसमें वैसे तो जो सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई जिला मंडी में भी होगी, जैसे पूरे प्रदेश में, देश में होगी। हमारे लिए जो सबसे चैलेंजिंग है वो है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था कि लॉकडाउन के बेनिफिट्स थे, वो हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल गए हैं। हमारी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, लोगों की मानसिकता को बदलना, लोगों के मन में ये बात डालनी कि ये क्या बीमारी है, कैसे अपनी प्रोटेक्शन करनी है, वो सब इस लॉकडाउन के माध्यम से हम हासिल कर पाए हैं। दीज आर अचीवमेंट्स ऑफ द लॉकडाउन। एंड अब एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग, हमारी जो रिस्पॉन्स की बात है वो हम तैयार हैं। तो अभी केसेस भी अगर आते हैं तो इट इज़ ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। केसेस आते हैं, उनको डील करने के लिए हमारी पूरी क्षमता है, हमारी पूरी कैपेसिटी है कि हम आराम से जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं उनको हम डील कर रहे हैं। अब हमें इंश्योर करना है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पिछले 2 महीने से हिट हुई है उसको हम कैसे रिस्टोर कर पाएँ। मैक्सिमम एक्टिविटी हमने 20 अप्रैल के बाद हमने शुरू कर दी है, पर अभी भी कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, बाकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से पूरी तरीके से हमारी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। तो इस बदलते हुए ज़माने में, जैसे आपने कहा कि वी विल हैव टू लिव विद द वायरस, तो वायरस हमारे साथ यहाँ पर रहेगा। हम हर व्यक्ति ने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, और इस प्रोटेक्शन के बाद हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी जो रुक गई है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, ये हमारा फोकस होगा इस 4th लॉकडाउन के फेज़ में। और कोशिश हमारी रहेगी कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी जितने जल्दी फुल फ्लेज तक हम पहुंच पाए, विद द कंस्ट्रेंट्स, विद द रिस्ट्रिक्शंस एंड इन अ चेंज मूड। क्योंकि अभी हमारे लिए एक ये ऑप्शन है और एक मौका है हमारे लिए कि हम अपने जो प्रोसीजर्स हैं, अपनी जो प्रोटोकॉल्स है, उसको कैसे हम बदल सकते हैं ताकि इस कोरोना वायरस की एनवायरनमेंट में हम आगे बढ़ सके, हम फुल फ्लेज के रूप में जो काम पहले करते थे वो हम कर पाए इन दिस चेंज एनवायरनमेंट। ये हमारे लिए चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि 4th लॉकडाउन फेज में इसी पे हमारा फोकस रहेगा। आप कोई संदेश जो मंडी की जनता को दूरदर्शन के माध्यम से देना चाहें? मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर हम अपनी तैयारी हम कर रहे हैं, हमने सबको अवेयर किया है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि
अब धीरे धीरे से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो स्टेट का कंट्रोल है, वो धीरे धीरे से हम रिड्यूस कर रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं लोगों को कि लोग बाहर निकलें, अपनी एक्टिविटीज़, अपना जो कार्य कर रहे हैं वो उस तरह से फुल फ्लेज के कार्य पे वापस लौटे। इसमें हर व्यक्ति ने अपने आप के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए जो बेसिक हिदायतें हैं उनको फॉलो करना है। ये पॉसिबल नहीं होगा कि अभी आने वाले समय में कि हर जगह पर पुलिस का व्यक्ति खड़ा हो, हर जगह पर वॉलंटियर्स खड़े हो टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना है। कहीं पर भी जाए, चाहे बस अगर आगे आने वाले दिनों में शुरू होती है, बाकी चीज़ें शुरू होती है, तो कहीं पर भी भीड़ ना करें, दूरी बना के रखने, ये भूलना नहीं है हमने कि अगर दूरियां हम कम करेंगे तो उसमें बीमारी फैल सकती है। तो इस दूरियों को हमें अपने आप ही मेंटेन करना है। दूसरे के लिए वेट नहीं करना कि कोई हमें टोकेगा तब हम दूरियां मेंटेन करेंगे, स्वयं अपने आप ही दूरियां मेंटेन करनी है। जो सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी आग्रह किया है कि हर व्यक्ति बाहर जब निकलेगा तो मास्क, फेस कवर पहन के निकलेगा, ये सबने सुनिश्चित करना है। कुछ लोगों का जो ऐसे एटीट्यूड होता है कि जब कोई पुलिस व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होता है तभी पहनेंगे, अदरवाइज नहीं पहनेंगे, इस तरह की हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमें ये अपने आप को बचाव करने के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए हमें इन चीज़ों को इंश्योर करना है कि हम फेस कवर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार जो है वो हाथ धोएं, घर जाएंगे तभी हाथ धोएंगे। तो इन चीज़ों से ये मैसेज मैं सभी लोगों को देना चाहूँगा कि इन मैसेज को खुद अपनाएं, ना वेट करें किसी और के लिए कि कोई और आके उसको एनफोर्स करे। खुद अगर सभी लोग अपनाएंगे तो हम हिमाचल में सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। इससे बचाव का कोई नया तरीका सरकार नहीं ढूंढ पाती है, तब तक हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा। केवल कुछ बातें अपनाकर हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। वो हैं अब लगातार हाथ धोते रहें, मुंह पर हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर पहनें, इधर उधर पूरे मुंह पर हाथ ना लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात, चाहे पुलिस हो, खड़ी हो या ना खड़ी हो, हम उसको ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इसी से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ऋग्वेद जी, आपने हमसे बातचीत की और इतना अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।